डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को ब्लैकमेल करने के लिए कौन सी भारतीय कंपनी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। उसके बाद नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट के बाद रिजाइन करने वाले केपी शर्मा ओली ने भारत के ऊपर क्या आरोप लगाए हैं। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच को रुकवाने के लिए भारत की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किया है और भारत की करेंसी इंडियन रुपीस को लेकर कौन सी बुरी खबर आ रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर तो देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के अडानी ग्रुप और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आपको याद होगा पिछले साल जो बाइडेन के समय अडानी ग्रुप के खिलाफ ब्राइबरी के आरोप लगाए गए थे एंड अमेरिका में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई थी। अडानी ग्रुप ने इसके बाद यूएस में हाईली पेड लॉ फर्म को हायर किया था और उनके लॉयर्स की टीम अडानी ग्रुप के ऊपर से ये चार्जेस रिमूव करने और इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार संपर्क कर रही है। अडानी ग्रुप भी ये चार्जेस जल्दी से रिमूव करवाकर इन्वेस्टिगेशन को खत्म करवाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका की मार्केट में अडानी ग्रुप का जो एक्सपेंशन का प्लान है वो पूरी तरह से रुक गया है। इसलिए अडानी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हाई पावर्ड यूएस की लॉयर्स की टीम ने डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी अप्रोच किया है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो बाइडेन की तरह अडानी ग्रुप को बीच में लटका दिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सिग्नल दिया है कि जब तक भारत एंड अमेरिका के बायलैटरल रिलेशंस वापस से नॉर्मलाइज नहीं हो जाते हैं, दोनों देशों के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स और टैरिफ्स का मामला जब तक सुलझ नहीं जाता है, तब तक अडानी ग्रुप के केस को एंड बिल्कुल नहीं किया जाएगा। एक तरफ अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी ग्रुप के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करके इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट कर ली है, लेकिन अभी तक 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अब तक अडानी ग्रुप को लीगल पेपर सर्व नहीं किए गए हैं, जो दर्शाता है कि इन्वेस्टिगेशन कुछ आगे नहीं चल रही है। न ही जस्टिस डिपार्टमेंट, न डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और न ही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी ग्रुप के मामले के ऊपर कोई न्यू अपडेट दी है या फिर इस केस के रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग्स किस लेवल के ऊपर चल रही है इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है। मसला ये है कि ये केस आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की अमेरिका में कई सारी डील्स अचानक से अटक गई हैं। कई बिजनेस प्रपोजल्स क्रिमिनल चार्जेस के कारण होल्ड के ऊपर चले गए हैं एंड यूएस के इन्वेस्टर्स के साथ डील्स क्लोज करने में भी काफी दिक्कत आ रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक अडानी ग्रुप के सीनियर ऑफिशियल्स अमेरिका भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर अरेस्ट होने का खतरा है। रिपोर्ट से साफ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल अडानी ग्रुप को भारत के खिलाफ लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन रुपीस को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की करेंसी इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले आज अगेन एक बार फिर ऑल टाइम लो के ऊपर चले गई है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन रुपीस एक यूएस डॉलर के मुकाबले 88.44 यानी 88 रुपए 44 पैसे तक गिर गया है, जो कि इतिहास में सबसे लो लेवल है। अब इसका क्या कारण हो सकता है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कतर को लेकर। जैसा कि हमने आपको पिछले कल बताया था कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जो कतर के अंदर हमास के नेगोशिएटर्स और लीडर्स के ऊपर स्ट्राइक्स की थी, उसके ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक नपा-तुला सा बयान दिया है। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कतर के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए कतर के रूलर और आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ फोन कॉल कन्वर्सेशन की है एंड इस हमले के ऊपर संवेदना और चिंता प्रकट की है। पीएम ऑफिस ने एक स्टेटमेंट रिलीज करके ये भी बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी कतर के ऊपर इस हमले से काफी चिंतित हैं और कतर की सॉवरेनिटी की वायलेशन को कंडेम करते हैं। कतर रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और गाजा में सीज फायर और बंदियों को छुड़वाने में कतर के मीडिएशन एफर्ट्स की सराहना की जानी चाहिए। इसके आगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि सारे इश्यूज का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए निकालना चाहिए और एस्केलेशन अवॉइड करनी जरूरी है। इन शॉर्ट, भारत ने कतर को कॉल करके इमोशनल सपोर्ट दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा कतर के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी फोन कॉल कन्वर्सेशन करके बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर डिस्कशन की है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप डिपार्टमेंट ऑफ कनाडा ने जानकारी दी है कि इस साल जो उनको भारत से स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, उसमें से 80% एप्लीकेशन उन्होंने रिजेक्ट कर दी हैं। 100 में से केवल 20 इंडियन स्टूडेंट्स की स्टडी वीजा रिक्वेस्ट को अप्रूव किया गया है, यानी केवल 20% एप्लीकेंट्स को ही स्टडी वीजा दिया गया है और 80% को रिजेक्ट कर दिया गया है। डेटा के मुताबिक पिछले साल 2024 में 1,88,000 भारत के स्टूडेंट्स को कनाडा की तरफ से स्टडी वीजा दिया गया था, लेकिन इस साल ये फिगर बहुत ही कम रहने वाला है। इसके साथ ही भारत के स्टूडेंट्स में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है और रिसेंट मंथ्स में हजारों भारत के स्टूडेंट्स अब जर्मनी की ओर रुख कर रहे हैं और जर्मनी भी इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ही बड़ी संख्या में स्टडी वीजा ऑफर कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। दरअसल रशिया की सेना में जो इंडियंस को रिक्रूट किया जा रहा है, उसके ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक तीखी स्टेटमेंट रिलीज की है। भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने कहा है कि पिछले 1 साल में भारत की सरकार ने कई बार ये क्लियर किया है कि रशियन आर्मी को ज्वाइन करने में बहुत ही रिस्क और डेंजर्स है
और इंडियन सिटीजन्स को इसके बारे में वार्न भी किया गया है, यानी हमने पहले चेतावनी भी दी है। अभी तक जो अफेक्टेड इंडियंस हैं, हम उनकी फैमिलीज के साथ भी कांटेक्ट में हैं। हम एक बार फिर से ये स्ट्रांगली अपील करते हैं कि इंडियन नेशनल्स रशियन आर्मी को ज्वाइन करने के किसी भी ऑफर से दूर रहें, क्योंकि ये स्टेप उनके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और नेपाल को लेकर। नेपाल में जेन-ज़ी प्रोटेस्ट के कारण केपी शर्मा ओली की सरकार भी चले गई और प्राइम मिनिस्टर का पद भी, लेकिन अभी भी केपी शर्मा ओली के तेवर बिल्कुल नहीं बदले हैं और प्रधानमंत्री पद से रिजाइन देने के बाद भी अब इन्होंने अगेन भारत के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। दरअसल केपी शर्मा ओली इस समय आर्मी की शरण में है और आर्मी इसको प्रोटेक्ट कर रही है, और वहीं से केपी शर्मा ओली ने एक स्टेटमेंट रिलीज की है। केपी शर्मा ओली ने स्टेटमेंट में तख्ता पलट को लेकर आरोप लगाते हुए भारत के लिए कहा है कि मुझे अपनी सत्ता इसलिए खोनी पड़ी क्योंकि मैंने भारत के अयोध्या में राम भगवान के जन्म का विरोध किया था। अगर मैं लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी का मुद्दा नहीं उठाया होता तो वो अभी तक नेपाल की सत्ता में बना रहता। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। केपी शर्मा ओली ने कहा है कि उनका स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी है और अगर वो जिद्दी ना होते तो काफी समय पहले हार मान चुके होते। इसी जिद के कारण मैंने नेपाल में काम करने वाली सोशल मीडिया कंपनी से डिमांड की थी कि वो हमारे रूल्स को फॉलो करें और लोकल लेवल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करें। मैंने ये भी कहा था कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा नेपाल के हैं और भगवान श्री राम का जन्म नेपाल में ही हुआ था, भारत में नहीं, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। अगर मैंने इन बातों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता तो मैं बहुत ही इजी रास्ता चुनता और बहुत ही फायदा उठा लेता। अगर नेपाल का नया मैप जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी शामिल थे, मैंने उस मैप को यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र को नहीं भेजा होता, या फिर अगर मैंने दूसरों की बात मान ली होती तो मेरा जीवन बिल्कुल ही अलग होता। लेकिन मैंने अपना सब कुछ देश को दे दिया। मेरे लिए कुर्सी और इज्जत कभी मायने नहीं रखती थी। ये कहना है केपी शर्मा ओली का, यानी इसके अकॉर्डिंग इसने भारत का विरोध किया, इसलिए इसकी सत्ता चले गई और नेपाल के अंदर तख्ता पलट हो गया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडिया पाकिस्तान के एशियन कप क्रिकेट मैच को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के 4 लॉ स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी और 14 सितंबर को होने वाले इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को रोकने की रिक्वेस्ट की थी। इन लॉ स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी पिटीशन में ये दलील देते हुए कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच करना एक ऐसा मैसेज देता है जो नेशनल डिग्निटी और पब्लिक सेंटिमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है, इसलिए ये मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 देशों के बीच क्रिकेट का मतलब होता है कि दोस्ती और शांति को दिखाना, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लोग मारे गए और देश के सैनिकों ने अपनी जान खतरे में डाली। उस टाइम पाकिस्तान के साथ मैच खेलना ये बिल्कुल उल्टा मैसेज देता है। हमारे सैनिक अपनी जान दे रहे हैं और हम उसी देश के साथ खेल रहे हैं जो आतंकवादियों को छुपाता है, आतंकवाद को पालता है। हमले में जिनकी जान गई है और देश के सैनिकों के परिवार की भावना को भी इससे ठेस पहुंचेगी, इसलिए इस मैच को रुकवाया जाए। अब हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास जब ये पिटीशन आई, आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पिटीशन की अर्जेंट लिस्टिंग से इसको इनकार करते हुए संडे से पहले इस मामले के ऊपर अर्जेंटली सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पिटीशन के ऊपर अर्जेंट लिस्टिंग करने से इनकार करते हुए कहा कि ये मैच होने दिया जाए, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को रोकने की जो सुप्रीम कोर्ट से होप थी वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब इस मामले के ऊपर सबकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत और पाकिस्तान के मैचेस पूरी तरह से बंद होने चाहिए, हाँ या फिर ना? क्योंकि कल को वर्ल्ड कप भी होगा, क्या वहां पर भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपने मैचेस को खेलने से इनकार करके अपनी टीम को विड्रॉ कर ले और पाकिस्तान को फ्री में पॉइंट्स देकर आगे जाने दिया जाए? बायलैटरल मैचेस तो खैर भारत सरकार ने खुद ही इनकार कर दिया है कि बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन क्या ये टूर्नामेंट के लेवल के ऊपर इंडिया पाकिस्तान मैचेस के ऊपर भी रोक लगनी चाहिए? क्या ये सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। एंड अगर आपको कमेंट नहीं करना है तो इस इशू के ऊपर दूसरे लोगों की क्या राय है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।